Okay. Good morning, all, and let's continue with atomic structure. Atomic structure. Now, in case of atomic structure, today we are going to start with Bohr's theory. ठीक है, तुम लोगों ने बोर्स थियरी के बारे में पढ़ा है? बोर्स थियरी के बारे में पहले पढ़ा था क्या? ठीक है, या फिर बोर्स एटॉमिक थियरी, पूरा नाम अगर लिखने गए तो बोर्स एटॉमिक थियरी, जिसे हम लोग बोलेंगे बैम, BAM। ठीक है, ओके। थोड़ा बहुत तो सुन के ही होंगे बोर्स थियरी के बारे में। आज हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टेस्ट तुम लोगों को पूरे दिन में कभी भी देने की फ्रीडम है। तुम लोगों को जब टाइम मिले लेक्चर के बाद देना है तो दो, कभी भी दे सकते हो। ठीक है, उस अभी टेस्ट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, या फिर व्हाट्सएप पे पूछ लेना। अब यहाँ पे बोर्स थियरी, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा लिख दो। आफ्टर रदरफोर्ड थियरी, बोर्स केम अप विथ हिज ओन थियरी। ठीक है, तो बोर्स यूज concepts of classical physics classical physics and quantum mechanics and quantum mechanics। अब क्लासिकल फिजिक्स तो हम लोगों को पढ़ना है। क्लासिकल फिजिक्स का जो पार्ट है वो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट क्वांटम मैकेनिक्स की जो चीज है वो हम लोग नहीं देखने वाले। वो हम लोगों के 11-12 के सिलेबस में है ही नहीं। वो तुम लोग इंजीनियरिंग के लेवल पे जाके जब पढ़ोगे तब तुम लोगों को थोड़ी बहुत आएंगी। बट अभी इस लेवल पे तो तुम लोगों को पढ़ना ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो रिमेंबर दिस, हम लोग क्लासिकल फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो एक्सप्लेनेशन उसका देखेंगे। बट क्वांटम मैकेनिक्स वाला जो पार्ट रहेगा वो हम लोगों को सिर्फ याद रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही रहने वाला है, एकदम ज्यादा कुछ नहीं रहने वाला है। एंड रिगार्डिंग एवरी अनाउंसमेंट विच आई मेड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, वो मैं लेक्चर के बाद वापस दे दूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिलेबस के ऊपर फोकस करेंगे। अब तो बोर्स ने क्लासिकल फिजिक्स का भी यूज किया है और क्वांटम मैकेनिक्स का भी यूज किया है, जिसमें हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स का जो पार्ट आएगा वो हम लोग सिर्फ याद रखेंगे। तो बोर्स थियरी के कुछ मेन पॉइंट्स थे, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स ऑफ बोर्स थियरी। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन revolves around electron revolves around nucleus in concentric concentric rings concentric rings called as orbits। ठीक है, and orbits can also be called as shells। ठीक है, तो ऑर्बिट्स को हम लोग शेल्स, इमेज अगर हम लोग को ड्रॉ करनी है, इसकी अगर इमेज हम लोगों को ड्रॉ करनी है तो कैसे कर सकते हैं? एक ऐसे छोटा सा प्रोटॉन है, एक ऐसे छोटू सा प्रोटॉन है। ठीक है, एंड उसके सराउंडिंग में ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है। फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऐसे ही कंटिन्यूसली चलते जाएगा। ठीक है, इट कैन गो टिल इंफिनिटी। बोर्स ने हम लोगों को बताया कि ये ऐसे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो बोर्स का टॉपिक आज के टेस्ट में नहीं रहने वाला है। आज के टेस्ट के पहले जो कुछ हुआ था वही पूछा जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर के पहले जो कुछ हुआ है उतना ही सिलेबस रहने वाला है। अब इन दिस कॉन्सेंट्रिक रिंग्स इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व। ठीक है, एंड दीज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। एंड इनके नंबर, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4, ये ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, सिमिलरली शेल्स अगर रहेंगे तो शेल्स का नाम हम लोग कैसे देंगे? के शेल, एल शेल, एम शेल, फिर के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं।
ठीक है, यस गाइज यू हैव टू राइट विथ मी, ठीक है, ऐसे अज्यूम करो मैं तुम लोगों को डिक्टेट कर रहा हूँ, बस डिक्टेट करते करते तुम लोगों के साथ लिख रहा हूँ, सो दैट जिस किसी का नेटवर्क इशू रहेगा तो वो लिख पाए, ठीक है। अब यहाँ पे बोर्ड ने 1 से स्टार्ट होगा वो बताया, बट कहाँ पे एंड होगा वो बता रहा है क्या? नहीं, मतलब इट कैन गो टिल इंफिनिटी, रिमेंबर दिस, इट कैन गो टिल इंफिनिटी, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट, एनी डाउट गाइस? दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट, एनी डाउट? ओके, ठीक है, तो चलो अब सेकंड पॉइंट गाइस, सेकंड पॉइंट याद रखो, सेकंड पॉइंट हम लोगों को याद रखना है, सेकंड पॉइंट हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी while revolving in orbits if एंगुलर मोमेंटम, ये हम लोगों को याद रखना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, इन दैट ऑर्बिट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। अब ये गाइस हम लोगों को याद रखना है बिकॉज ये क्वांटम मैकेनिक्स से डिराइव होता है, ठीक है, बिकॉज ये क्वांटम मैकेनिक्स से डिराइव होता है। तो आई सी दीज आर जस्ट पॉइंट्स, इनके ऊपर हम लोगों को डाउट नहीं करना है। कोई भी थियरी अगर हम लोगों को बनानी है, फिर कोई भी चीज अगर हम लोगों को डिसाइड करनी है, तो उसके लिए कुछ बेसिस रहना चाहिए ना, उसका बेस रहना चाहिए। तो दीज आर जस्ट बेसिक थिंग्स। अब मुझे भी पता है, तुम लोगों की पता है कि ऑर्बिट्स जो है वो इन्फिनिटी तक जा नहीं सकते। ऑर्बिट्स कहाँ तक जा सकते हैं? 7 शेल मैक्सिमम आ सकते हैं, बट असम्पशन करने में क्या जा रहे हैं? 7 के आगे अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि नया कोई एलिमेंट डिस्कवर हो गया और उसका ऑर्बिट जो है वो 8 तक जा रहा है, तो थियरी का लिमिटेशन हो जाएगा ना, उसी पहले इन्फिनिटी बोल दो, साला इन्फिनिटी तक पहुंचेंगे तो नहीं, बट यूज तो आएगा ना, इन्फिनिटी के पहले वाले नंबर तो यूज आएंगे। गेटिंग इट? ओके। अब यहाँ पे पहला वर्ड जो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, एंगुलर मोमेंटम। गाइस एंगुलर मोमेंटम तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट मुझे बताओ तुम लोगों को मोमेंटम तो पता है ना? तुम लोगों को मोमेंटम पता है कि नहीं पता है? मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास एक बॉडी है जो ऐसे सीधे लाइन में जा रही है, जो ऐसे स्ट्रेट अवे निकल रही है, तो मुझे बताओ ये मोमेंटम में रहेगी या नहीं रहेगी? इस बॉडी का मास है m, इस बॉडी का मास है m, एंड ये वेलोसिटी v से भाग रही है, ठीक है। तो इसमें मोमेंट वेक्टर नहीं ऐड करते, ये वेलोसिटी v से आगे की तरफ भाग रही है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ इस पे जो मोमेंटम रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये स्ट्रेट लाइन में भाग रही है, कैसे भाग रही है? स्ट्रेट लाइन में भाग रही है, तो इसके मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। आज तक तुम लोगों ने लीनियर ये वर्ड यूज नहीं किया था, बिकॉज तुम लोगों को एंगुलर मोमेंटम की जरूरत नहीं पड़ी, बट अभी हम लोग एंगुलर भी देखने वाले हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर, जो स्ट्रेट लाइन में जाता है। लीनियर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p, जिसका फॉर्मूला रहता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। एनी डाउट गाइस? अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। गाइस मुझे बताओ जो चीज ऐसे रिवॉल्व करती है वो लीनियर मोशन दिखाएगी या एंगुलर मोशन दिखाएगी? वो लीनियर मोशन दिखाएगी या एंगुलर मोशन दिखाएगी? एंगुलर मोशन दिखाएगी, वेरी नाइस। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधा जाता ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधा जाता ना, तो हम लोग बोलते कि इट इज शोइंग लीनियर मोमेंटम, बट अभी ऐसे एंगुलर बढ़ने वाला है, तो हेंस विल से इट इज शोइंग एंगुलर मोमेंटम, एंड एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। ये तुम लोग नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में डिराइव करोगे, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम am इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम विच इज मास इनटू वेलोसिटी इनटू
रेडियस, MVR। गाइस एनी डाउट, एनी डाउट? ये फॉर्मूला कैसे आया, यही फॉर्मूला क्यों है, वो तुम लोग नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में देखने वाले हो। हम लोग थोड़ी ना यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को सिर्फ फिजिक्स के फॉर्मूलाज की जरूरत है। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, दैट्स इट। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, if angular momentum of electron is integer multiple, integer मतलब क्या? तो integer हम लोग यूजुअली n से दिखाते हैं, तो n multiple of h upon 2 pi। guys, this is the equation and this is very important। अब अगर ये कंडीशन फॉलो हुई, if this condition is satisfied, then what will happen? if this condition is satisfied if this condition is satisfied, then what happens? बताओ जरा। अगर एंगुलर मोमेंटम ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई बन गया, अगर एंगुलर मोमेंटम ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई बन गया, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या फिर क्या होगा? इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। गाइस सेकंड पॉइंट समझ में आ रहा है? गाइस सेकंड पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, तो देखो, इलेक्ट्रॉन डज देन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। अब ये पार्ट h अपॉन 2 पाई एंड बाकी सारी चीजें कहाँ से आई? तो क्वांटम मैकेनिक्स से आई, जो हम लोगों को देखना नहीं है, बट हम लोगों को सिर्फ याद क्या रखना है। देखो, दो टाइप के मोमेंटम रहते हैं। अगर कोई एक बॉडी जिसका मास m है, वो सीधे लाइन में ट्रेवल कर रही है, वो सीधे लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम p। एंड p का फॉर्मूला क्या रहता है? मास इंटू वेलोसिटी। p का फॉर्मूला क्या रहता है? मास इंटू वेलोसिटी। अब अगर हम लोगों का इलेक्ट्रॉन हम लोग नोटिस करेंगे, तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधे लाइन में जाने वाला है या ऐसे एंगुलर लाइन शेप में जाने वाला है? मतलब वो सीधा मोशन स्ट्रेट अवे लीनियर मोशन दिखाएगा या एंगुलर मोशन दिखाएगा? गाइस जिसे भी लीनियर और एंगुलर में डिफरेंस पता करना है, हाँ, वो एंगुलर मोशन दिख रहा है ना गाइस? वो ऐसे सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो इट विल शो एंगुलर मोशन। इलेक्ट्रॉन विल शो एंगुलर मोशन। ठीक है। अब एंगुलर मोशन अगर होगा, तो उसका मोमेंटम हम लोग लीनियर मोमेंटम बोलेंगे, सीधा थोड़ी ना जा रहा है, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। उसका मोमेंटम क्या रहेगा? लीनियर नहीं है अभी वो कौन सा मोमेंटम हो गया? वो एंगुलर मोमेंटम हो गया। गेटिंग इट? अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो मेरे पंच का जो फोर्स होगा वो सीधे जाएगा, एंड एक रहता है ऐसे हुक। ठीक है। दोनों में डिफरेंस रहता है, सीधा पंच मारोगे और एक हुक मारोगे, तो दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस रहता है, क्योंकि हुक जब तुम लोग मारते हो, तो तुम लोग एंगुलर मोशन दिखा रहे हो, तुम लोगों को पता होगा। एंड सीधे अगर तुम लोग मार रहे हो, तो तुम लोग लीनियर मोशन दिखा रहे हो। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट पंच एंड अ हुक पंच। ठीक है। और ज्यादा जोर से हुक वाला ही लगता है, अगर किसी ने पंच बॉक्सिंग सीखी होगी, थोड़ी बहुत पता होगा, या फिर कोई बॉक्सिंग मैचेस देखता होगा, इंटरेस्टेड होगा, तुम लोगों को पता होगा हुक्स में, या फिर अपर कट जब हम लोग मारते हैं, तभी भी हम लोग सीधा पंच नहीं मारते, थोड़ा एंगल से ही मारते हैं। तो एंगुलर मोशन में तुम लोगों का मोमेंटम थोड़ा बढ़ जाएगा, एंड इट इज लीनियर मोशन इनटू द रेडियस। ठीक है। लीनियर मोशन इनटू, मतलब लीनियर मोमेंटम इनटू इट्स रेडियस। ठीक है। वो जो एंगल से रोटेट हो रहा है उसका रेडियस। ठीक है। तो फाइनली मोमेंटम लीनियर इज mv एंड r, mvr खत्म। एंड mvr शुड बी इक्वल टू n मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, n मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। ठीक है। गाइस लीनियर और एंगुलर मोमेंटम, एनी डाउट? ये हम लोगों को याद रखना है, इसकी डेरिवेशन हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। ओके। नाउ पॉइंट नंबर 3। अब तुम लोग मुझे बताओगे, इलेक्ट्रॉन, गाइस मैं वही तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इक्वेशन नहीं समझी बोल रहे हो, बट वो इक्वेशन हम लोगों को, डेरिवेशन ही नहीं है उस इक्वेशन की, तो वो कैसे समझेगी? वो इक्वेशन हम लोग को याद ही रखना है। अब मेरे पास चार अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे गोल 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 कैसे भी आड़े आड़े तेड़े घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन दिखा रहे हैं।
ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन कौन सा रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन कौन सा रहेगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है। सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा। याद रखो सेकंड और थर्ड कभी भी ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकते, वो बीच वाले है ना। एक तो फर्स्ट हो सकता है या फिर लास्ट हो सकता है। क्या लगता है, फर्स्ट होना चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। फर्स्ट शेल वाला। क्यों फर्स्ट शेल वाला, फर्स्ट शेल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होगा बताओ जरा। फर्स्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होगा। बिकॉज प्रोटॉन के सबसे नजदीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन एकदम मस्त, एकदम ज्यादा होगा, तगड़ा होगा। समझ में आ रहा है, इट इज क्लोजर टू प्रोटॉन एंड हेंस अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर। एंड जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है गाइस, एनी डाउट। अब मुझे बताओ एनर्जी वाइज किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। एनर्जी वाइज किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, देखते हैं कौन करेक्ट आंसर दे पाता है। श्रद्धा करेक्ट आंसर है, सिद्धेश करेक्ट आंसर है। ओके, तो बहुत लोगों के आंसर मिक्स्ड आ रहे हैं अभी। ओके, बट बहुत लोगों के आंसर फोर्थ शेल आ रहा है विच इज करेक्ट, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो दूर है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी। अब जरा जिन लोगों को फर्स्ट शेल लग रहा है उनके लिए एक्सप्लेनेशन। देखो गाइस, फर्स्ट शेल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, याद रखो फर्स्ट शेल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी और एनर्जी इनके बीच का रिलेशनशिप दिखते हैं। जैसे देखो अभी ऑनलाइन में मैं यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ा रहा हूँ, एनी डाउट। ठीक है, एंड अगर मैं ऑफलाइन में पढ़ाते रहता तो तुम लोगों को शायद ऐसे बोर्ड पे किसी पढ़ाते रहता, वहां पे मुझे ऐसे खड़े रह के तुम लोगों को पढ़ाना पड़ता। गाइस नाउ टेल मी व्हाट डू यू थिंक वेयर आई एम फीलिंग मोर स्टेबल, ऑनलाइन में जब मैं आराम से बैठ के पढ़ा रहा हूँ या जब ऑफलाइन में मैं तुम लोगों को खड़े रह के पढ़ाऊंगा, वेयर विल बी माई स्टेबिलिटी द हाईएस्ट। ओके, ऑनलाइन में जब मैं आराम से बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो देखो मेरी स्टेबिलिटी ऑनलाइन में बहुत ज्यादा है। अब मुझे बताओ व्हाट अबाउट माई एनर्जी, ऑनलाइन में मैं बहुत ज्यादा स्टेबल हूँ तो मैं बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ, या ऑफलाइन में जब मैं खड़े होके पढ़ाता, स्टैंडिंग पोजीशन में मैं पढ़ाता, तो ज्यादा एनर्जी, कहाँ पे एनर्जी ज्यादा रहती। ऑनलाइन में जहां पे मैं स्टेबल हूँ, हाई एनर्जी कंजम्पशन या लो एनर्जी कंजम्पशन है। ऑनलाइन में हाई एनर्जी कंजम्पशन या लो एनर्जी कंजम्पशन मतलब ज्यादा एनर्जी यूज और ईगो। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि हाई स्टेबिलिटी, हाई स्टेबिलिटी, अगर मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा है, हाई स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी कम यूज होती है या फिर कम यूटिलाइज होती है। अगर समझो मैं तुम लोगों को यहाँ पे ऐसे मस्त में ऐसे पढ़ा के सोते हुए पढ़ाऊँ, ठीक है, ऐसे विष्णु पोज में मैं ऐसे बैठा हूँ यहाँ पे, एंड तुम लोगों को ऐसे बड़बड़ करते हुए बोल रहा हूँ कि अरे हाँ देखो कैसा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से घूम रहा है, तो मुझे बताओ मुझे और ज्यादा स्टेबल फील होगा कि नहीं होगा। आराम से ऐसे सो के पढ़ा रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक, बहुत स्टेबल फील होगा। एंड अगर मैं सो के पढ़ाऊंगा तो मेरी एनर्जी और कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, मेरी एनर्जी और ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। पर उसी बदले अगर मैं स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर इस बोर्ड के ऊपर पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड ऐसे टाइम पे मेरी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी गाइस, ऐसे टाइम पे मेरी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। गाइस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कैन आई राइट डाउन दैट स्टेबिलिटी, stability is inversely proportional to energy, is inversely proportional to energy, getting it guys। and फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तुम लोगों ने बोला था कि सबसे ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम रहनी चाहिए ना। एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन ये सबसे कम स्टेबल है मतलब लीस्ट स्टेबल, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रहनी चाहिए, कोई शक। तो थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट या फिर लोअर ऑर्बिट बोलते हैं, लोअर ऑर्बिट have less energy
and more stability and electron revolving in higher orbits have more energy, have more energy and less स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी का कोई फॉर्मूला रहता नहीं है, स्टेबिलिटी इज अ रिलेटिव थिंग। ठीक है, स्टेबिलिटी इज अ रिलेटिव थिंग, याद रखना। तो उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला तो नहीं है, इट इज अ रिलेटिव थिंग। ठीक है, तो गाइस थर्ड पोस्टुलेट तक एनी डाउट? ठीक है, अब गाइस मुझे बताओ, अगर एक लोअर ऑर्बिट में मतलब इसकी एनर्जी कम है और एक हायर ऑर्बिट है इसकी एनर्जी ज्यादा है, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को उठा के लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में लेके जाना है। मुझे बताओ लोअर से हायर में लेके जाने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी या इससे एनर्जी निकालनी पड़ेगी? मुझे बताओ लोअर से हायर ऑर्बिट में जाते वक्त मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी या इसमें से एनर्जी निकालनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी, करेक्ट। तो जब मैं लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाऊंगा, when I'll move from or else when an electron moves from lower orbit to higher orbit, lower में कम एनर्जी है, हायर में ज्यादा एनर्जी है, तो I'll have to provide some energy to this electron, so this electron will gain some energy. Guys, are you getting it? To shift an electron from lower orbit to higher orbit, we have to provide some energy to this electron, तब जाके ये यहाँ पे पहुंचेगा। अब मुझे बताओ उसी बदले अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं, मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ पे इसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, जैसे ही इसने ऊपर से नीचे जंप मारी काइनेटिक में एनर्जी कन्वर्ट हो गई, एनर्जी कंज्यूम हुई ना guys? मुझे बताओ जैसे ये ऊपर से नीचे आ रहे हो सब जन, इट विल डेफिनेटली लूज सम एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। गाइस कोई शक? तो देखो फोर्थ फोर्थ पॉइंट, energy is gained when an electron jumps from lower orbit to higher orbit। लोअर से अगर हायर जाना है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा हायर ऑर्बिट। ठीक है, एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, ओके करेक्ट बोल रहे हो धनंजय। एंड अगर एनर्जी इज लॉस्ट, क्या लिख रहा हूं मैं भी, एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jumps from higher orbit to lower orbit, and this is called as de-excitation. This is called as de-excitation. Okay guys, so now let me repeat again। देखो अगर हम लोग इसको लोअर से हायर में लेके जा रहे हैं तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक्साइट हो जाएगा। बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई। ठीक है, तभी तुम लोगों ने देखा होगा कॉफी पीने से एनर्जी मिलती है, एक्साइटमेंट आ जाती है, हम लोगों के हैंड्स एंड ऑल फिंगर्स ऐसे शेक होने लग जाते हैं। या फिर रेडबुल पियोगे तो तुम लोगों को पता होगा पूरे रात भर नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। क्यों? बिकॉज वी गो इन अ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एंड उसी बदले अगर तुम लोग काम करके थक हार के एनर्जी लूज कर रहे हो, एनर्जी लॉस्ट हो गई, तो कैसे हो जाते हो? डीएक्साइड हो जाते हैं, मर जाते हो आधे। ठीक है, एंड फिर हम लोग क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। रेडबुल पी के मैन फ्लाइज, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, तो गाइस एनी डाउट? एनर्जी लॉस्ट, डी एक्साइटेशन, अभी हम लोग थक गए सो जाएंगे, एनर्जी गेन करेंगे तो एक्साइटेशन, बहुत एनर्जी आ गई एक्साइट हो गए, अभी बहुत काम करेंगे। ठीक है, एनी डाउट?
रेड बुल गिव्स यू विंग्स, करेक्ट। अब एक्साइटेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो एक्साइटेशन तुम लोग पहचानोगे कैसे? एक्साइटेशन मतलब लोअर टू हायर, याद रखना, एक्साइटेशन मतलब लोअर टू हायर। मतलब तुम लोग 1 से 2 में गए, अगर तुम लोग 1 से 2 में गए, या फिर तुम लोग 2 से 3 में गए, तुम लोग 1 से 3 में गए, 4 से 5 में गए, 2 से 4 में गए, लोअर टू हायर, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। उसी बदले डी एक्साइटेशन मतलब क्या? हायर से लोअर में आना, 2 से 1, 3 से 2, 3 से 1, 5 से 4, 4 से 2। ठीक है, याद रखो, एक्साइटेशन में एनर्जी इज गेन्ड एंड डी एक्साइटेशन में एनर्जी इज लॉस्ट। ठीक है, चलो कंप्लीट करो इसे, लिख दो। सी दिस इज वेरी बेसिक, मतलब ये ऐसे टाइम पास है अभी तो। हाँ, एक और छोटी सी चीज याद रखना, जब n की वैल्यू 1 रहती है ना, जब n की वैल्यू 1 रहती है तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये भी एक छोटा सा लिख के रखना, n की वैल्यू जब 1 रहती है तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जिसे मैं वापस इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा GS। एंड जब n की वैल्यू 2 रहती है, सर 2 क्या, n की वैल्यू 1 से ज्यादा रहती है, n की वैल्यू 1 से ज्यादा रहती है, तो हम लोग इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तब हम लोग बोलेंगे इसे एक्साइटेड स्टेट, जिसे मैं अभी लिखूंगा ES। तो जब कभी तुम लोग मुझे GS या फिर ES लिखते हुए देखोगे तो दैट मीन्स एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। ठीक है गाइस, तो चलो गाइस, ये इधर से मैंने जरा तुम लोगों को लिखने के लिए टाइम दिया ही नहीं है, तो इधर से जरा कंप्लीट कर दो सेकंड पॉइंट से जल्दी जल्दी। एंड उसके बाद हम लोग फिफ्थ पॉइंट देखने वाले, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कैसे करता है, हर एक पॉइंट के ऊपर हम लोग आएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये जस्ट पॉइंट्स है ना, इनका एक्सप्लेनेशन तो अभी हुआ ही नहीं, मतलब एक्सप्लेनेशन बोलने के बदले इनका यूज अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है, तो जब यूज के ऊपर आएंगे तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट मतलब सबसे नीचे वाली स्टेट, ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, तो तुम लोग जब ग्राउंड फ्लोर पर रहोगे एनर्जी कम, अगर ऊपर ऊपर जाते जाओगे तो तुम लोगों को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी वैसे। ठीक है, तो चलो गाइस, लिख के हो गया होगा तो कीप इट क्वाइट, कीप इट सिंपल। एंड जिनका लिखना बाकी है जल्दी जल्दी लिख के कंप्लीट करो, बहुत लोगों का लिखना बाकी है। और लिख के हो जाए तो एक डन मैसेज सेंड कर देना, बहुत लोगों के अगर मैसेजेस आ गए तो मैं समझ लूंगा कि बहुत लोगों का, मतलब ऑलमोस्ट सबका लिख के हो गया है। सर n इज अ इंटीग्रल मल्टीपल, यप इंटीग्रल इंटीजर मल्टीपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? देखो गाइस, तुम लोग मतलब लेक्चर टू लेक्चर थोड़े बहुत वर्ड्स तो चेंज होंगे, आई गेस तुम लोगों में से कुछ लोग प्रीवियस लेक्चर मेरे बाकी बैचेस पे हुए लेक्चर्स देख के आते हो, दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज अ रियली नाइस थिंग। बट लेक्चर टू लेक्चर थोड़े बहुत वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, तो इंटीजर मल्टीपल एंड इंटीग्रल मल्टीपल बोथ आर सेम। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, करेक्ट बोल रहे हो, आएंगे हम लोग हर एक पॉइंट लिखेंगे। एक्चुअली वो फॉर्मूला जब लिखा तभी लिख के दे देना चाहिए था, बट रह गया। यश, मैं आपको क्विज की सारी डिटेल्स लेक्चर के बाद वापस दे दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, ऊपर का भी लिखना है, ऊपर का क्या लिखना बाकी है, ये डायग्राम? चलो करो ये फर्स्ट पॉइंट डायग्राम, इसमें भी कुछ चेंजेस बाकी रह गए होंगे तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। ऑलमोस्ट बहुत लोगों का लिख के हो गया है गाइस, तो हार्डली अभी 1 मिनट दूंगा मैं तुम लोगों को। चलो जल्दी लिखो जिनका लिखना बाकी है। ओके, चलो शुड वी मूव अहेड गाइस, एक बार हैंड रेस करो जिनका लिखना बाकी है, एक बार हैंड रेस करो जिनका लिखना बाकी है। बस तीन, तीन लोगों का ही बाकी है। अगर इतने ही लोग हैं तो चलो आगे बढ़ते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे। एन मीन्स ऑर्बिट, यप एन मीन्स ऑर्बिट, करेक्ट बोल रहे हो। चलो गाइस, फिफ्थ पॉइंट जब हम लोग अभी करेंगे तो मैं तुम लोगों को हर एक चीज वापस, हर एक वर्ड का मीनिंग या फिर हर एक सिंबल का मीनिंग बता दूंगा, डोंट वरी। तो फिफ्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा ग्रेविटेशन देखना है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट समझने से पहले थोड़ा हम लोगों का भी ग्रेविटेशन देखना है।
ग्रेविटेशन सबको आता है ना, 10th में हुआ है ना सबका। फिफ्थ पॉइंट अभी हम लोग देखने वाले हैं, पहले नंबर डाल देते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट नंबर फिफ्थ। ठीक है, तो हाँ, हो गया है ना। तो अब यहाँ पे समझ लो, दिस इज आवर अर्थ। ठीक है, ये हम लोगों की अर्थ है छोटी सी। ये इसके ऊपर हमारा एक बड़ा सा माउंटेन, ये हम लोगों का माउंट एवरेस्ट है समझ लो। ठीक है, एंड इस माउंट एवरेस्ट के ऊपर ये तुम लोग। ठीक है, दिस इज यू। ठीक है, अब ऐसे अज्यूम करो कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर की तरफ वैक्यूम है। वैक्यूम इन द सेंस क्या, तो हवा है ही नहीं, एटमॉस्फेयर है ही नहीं। ठीक है, तो स्पेस में पहुंच गए जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं है, अभी के लिए अज्यूम करने वाले। ठीक है, और तुम लोग विदाउट ऑक्सीजन जी सकते हो। ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा भी डाउट पूछ लेगा, अगर वैक्यूम है तो सर मर जाएंगे। तुम लोग बहुत सिली डाउट्स पूछते हो वैसे भी। हाँ देखा, कुछ एक ने पूछा भी है। तो ऐसे अज्यूम करो कि तुम लोग विदाउट ऑक्सीजन जी सकते हो। तो अब यहाँ पे तुम लोगों के पास एक बॉल है। ठीक है, तुम लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। तुम लोगों ने इस बॉल को ऐसे कस के फेंका, तुम लोगों ने इस बॉल को ऐसे एकदम कस के फेंका। अब इस बॉल को जैसे ही तुम लोगों ने फेंका, तो ये बॉल बहुत जोर से फेंका था, तो ये एकदम जाके दूर गिर गया। ठीक है, समझ लो कि तुम लोग इंडिया में बैठ के इसको फेंक रहे थे, और साला ये जाके पाकिस्तान में गिर गया। बहुत बड़ा बॉल है वैसे भी। ठीक है, तो जाके पाकिस्तान में गिर गया, तुम लोगों को पता नहीं आया ना, इतना कुछ मजा नहीं आया। और दूर फेंकेंगे, और दूर फेंकेंगे। ठीक है, तो तुम लोगों ने इसको और दूर फेंका, तो ये इधर आके किधर स्ट्राइक हुआ। नहीं, इसमें भी मजा नहीं आया। उन्होंने और कस के पकड़ा, और इसको और जोर से खींच फेंका। अरे पाकिस्तान के आगे चाइना नहीं आता, हाँ रशिया आता है, करेक्ट बोल रहे हो। पाकिस्तान के अपोजिट साइड में चाइना है। हाँ चलो, अफगानिस्तान पहुंच गया। रशिया अफगानिस्तान वो चलेंगे। अब तुम लोगों ने और जोर से फेंका। ठीक है, उन्होंने एकदम जोर से फेंका, और जोर से फेंका, तो इधर किधर तो आके गया। ठीक है, तो अब ये शायद बीच में समुद्र आता है ना, कौन सा आता है, आई गेस पैसिफिक। पैसिफिक में पहुंच गया, चलो ऐसे अज्यूम करते हैं। सऊदी आता है, ओके सऊदी, तो सऊदी में आ गया। ठीक है, अब तुम लोगों ने बोला कि नहीं यार, ये बहुत जोर से, मतलब जितनी भी ताकत है तुम लोग, मतलब मर जाएंगे तो चलेगा, बट साला बॉल एकदम जोर से ही फेंकना, अभी एकदम जोर से फेंकना है। ठीक है, तो तुम लोगों ने बहुत जोर से बॉल फेंका, एंड एकदम वो कार्टून वाला जो सीन होता है ना, वैसे हुआ। ठीक है, कार्टून में कैसे, वो बग्स बनी के कार्टून में वो इधर से गोली मारता है, ऐसे सामने से गोली मारता है, और वो गोली ऐसे पूरा ग्लोब घूम के आ जाती है। पता है, देखा है तुम लोगों ने, प्लेनेट पूरे रिवॉल्व करके आ जाती है, देखा होगा तुम लोगों ने वो कार्टून में। ठीक है, तो वैसे एकदम जोर से फेंक दिया, मतलब साला पूरे बॉडी की ताकत लगा दी, एंड इतने जोर से फेंका कि ये बॉल पूरा ग्लोब ऐसे गोल 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 घूम के आ रहा है। ठीक है, एंड ऐसे मस्त में राउंड मार के आ रहा है, एंड यूजुअली वो बॉल गोल घूम के वापस वो कार्टून में तो उसी को लग जाता है, बट हम लोग थोड़े होशियार है कार्टून से। ठीक है, तो अच्छा, तुम लोग मोटू पतलू के जमाने के हो क्या, तो मैं बग्स बनी के जमाने का हूँ। तो अब यहाँ पे, यहाँ पे तुम लोगों को पीछे से ऐसे आवाज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों को पीछे से आवाज आ रहा है कि सुर्र, वो ऐसा हो रहा है, कोई चीज हम लोगों के पास उड़ के आ रही है बहुत फास्ट। ठीक है, तो तुम लोगों ने पीछे देखा मुड़ के, ओ बॉल आ रही है, शिट। तो तुम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग नीचे झुक जाते हैं, तो तुम लोग झुक गए। ठीक है, ये तुम लोग नीचे झुक गए, बचना चाहिए ना, बॉल लग जाएगी नहीं तो। ये तुम लोग नीचे झुक गए, ये तुम लोगों की मुंडी थोड़ी ऐसे तुम लोग नीचे कर दी, एंड बॉल लकीली तुम लोगों को लगी नहीं। ठीक है, एंड बॉल लगी नहीं, तो ये आगे चली गई। हाउ इज दिस पॉसिबल, हम लोग जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन करो।
ठीक है, मैं तुम लोगों को क्या बोला, एवरेस्ट पे एयर नहीं है। इमेजिन करो क्या फर्क पड़ रहा है, तुम लोग विदाउट एयर जी सकते हो, इमेजिन करो क्या फर्क क्या पड़ रहा है। तुम लोग बहुत जोर से फेंक सकते हो, अरे फर्क क्या पड़ रहा है, इमेजिन कर दो कि तुम लोग बहुत जोर से फेंक सकते हो बॉल। ठीक है, एनीथिंग, नथिंग इज पॉसिबल बट इन साइंस एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो ओवर हियर नथिंग इज पॉसिबल, बट हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो इमेजिन करने में क्या हर्ज है। ठीक है, जब तक इमेजिन नहीं कर पाओगे साइंस नहीं पढ़ पाओगे, इतना भी याद रखना। ठीक है, तो इमेजिनेशन करने आनी चाहिए, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें, क्या बुरा है ये तुम लोग अगर अपना बॉल इतने जोर से फेंक पाओ कि वो कार्टून जैसा रिवॉल्व रिवॉल्व होकर वापस आ जाए। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे ये एक बार यहाँ से आगे पास हो गया, मतलब देखो ये बॉल इस डायरेक्शन से आया, इस डायरेक्शन से गया था, पूरा गोल चक्कर मार के फिर यहां से ये पास हो गया। अब मुझे बताओ ये बॉल रुकेगा क्या, अब मुझे बताओ ये बॉल रुकेगा क्या। गौरव यहाँ पे मैं जो इमेजिन करने बोल रहा हूँ वही इमेजिन करना, बाकी कुछ मत इमेजिन करो। अब ये बॉल रुकेगा नहीं क्योंकि अभी ये कंटिन्यूअसली वापस आगे जाएगा, तो मतलब देखो गाइस यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बॉल कंटिन्यूअसली नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। गाइज मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ये बॉल कंटिन्यूअसली नीचे, देखो ऑब्वियसली तुम लोग किसी चीज को फेंकोगे तो ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा, ये बॉल कंटिन्यूअसली नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, बट तुम लोगों ने इसे इतने प्यार से और इतने सटीकते से फेंका है कि ये नीचे गिर रहा है बट गिर नहीं पा रहा है, इसे नीचे गिरना है बट ये नीचे गिर नहीं पा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है वो अभी हम लोगों को सोचना है। ठीक है, गाइस यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है वो तुम लोगों को समझ में आया। वो बॉल हम लोगों ने इतने जोर से फेंका है कि वो पूरे ग्लोब का चक्कर मार के वापिस अभी चक्कर मारते रह रहे हैं, मारते रह रहे हैं। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है वो सोचते हैं, ये कंटिन्यूअसली क्यों गोल गोल घूम पा रहे हैं। यहाँ पे इस बॉल को नीचे गिरने से, मतलब इसे नीचे गिराने के लिए एक फोर्स एक्ट कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस बॉल को नीचे क्षितिज आप जो बोल रहे हो दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, नीचे गिरने के लिए एक फोर्स एक्ट कर रहा है विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, तो इसे नीचे खींचने के लिए हम लोगों के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट बट ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच नहीं पा रहा है बिकॉज इसके अपोजिट डायरेक्शन में और एक कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा। एंड वो फोर्स कौन सा होता है मुझे बताओ, एक फोर्स जो नीचे के बदले मतलब अंदर जाने के बदले बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बॉयंट फोर्स, करेक्ट बोल रहे हो। अब यहाँ पे बॉयंट फोर्स कौन है, भूषण, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। सिद्धेश करेक्ट आंसर है, प्रणव करेक्ट आंसर है। मुझे बताओ सर्कुलर मोशन में दो टाइप के मोशंस रहते हैं, सर्कुलर मोशन में दो टाइप के मोशंस रहते हैं, ये सर्कल है, इसके अंदर एक अंदर की तरफ फोर्स रहता है और एक बाहर की तरफ फोर्स रहता है, अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं सीपी, बाहर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं। हाँ वेरी नाइस, सबके आंसर आ गए, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, परफेक्ट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, परफेक्ट। ठीक है, तो गाइस एनी डाउट गाइस, तो मुझे बताओ यहाँ पे भी ग्रेविटी इसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही है बट ये बॉल नीचे गिर नहीं पा रहा है, बिकॉज ऑफ विच फोर्स, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एनी डाउट। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली गोल 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 घूमते रहेगा। ठीक है, नाउ गाइस एवरीथिंग वाज इमेजिनरी बट ये एक्चुअल में भी होता है, तुम लोग नहीं फेंक पाते मुझे पता है, बट एक्चुअल में कहाँ पे होता है मुझे पता है। ऐसे जो बॉल रिवॉल्व करने का एग्जांपल मैंने लिया था वो एक्चुअल में कहाँ पे होता है, वो एक्चुअल में कहाँ पे होता है, सैटेलाइट्स में होता है, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। ये कहाँ पे होता है, सैटेलाइट्स में होता है। हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे एक रॉकेट लेते हैं, अभी मैं ऐसा रॉकेट वॉकेट के वर्ड यूज कर रहा हूँ, तुम लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा बड़े साइंस पढ़ रहे हैं इसलिए वो सब यूज नहीं किया, तो ऐसे उड़ता है, उसके पास एक सैटेलाइट रहता है, यहाँ पे हम लोग सैटेलाइट लाते हैं एंड फिर इसको इधर से ऐसे धक्का देते हैं तो ये ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाता है। एक बार वो क्रिटिकल वेलोसिटी पे पहुंच गया, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी जहां पे वो नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है बट ऊपर से उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी खींच रहा है, दोनों बैलेंस्ड हो जाते हैं, उस वेलोसिटी पे पहुंच जाता है, तो ये नीचे भी नहीं गिर पाता, ये ऊपर भी नहीं गिर पाता, ये सिर्फ आगे ट्रैवल करते जाता है। ये तुम लोगों ने 10th में पढ़ा भी होगा शायद से। ठीक है, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे वापस रिवाइज किया एक बार, नथिंग एल्स। एनी डाउट गाइस, अब हम लोग ग्रेविटेशन नहीं पढ़ रहे, हम लोग ग्रेविटेशन नहीं पढ़ रहे, हम लोग ग्रेविटी के बारे में भी नहीं पढ़ रहे, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थ और
सैटेलाइट से हम लोगों को कुछ मतलब नहीं है, ये तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं थी बाय द वे, ठीक है, बनाया होगा तो भी अच्छी बात है। ग्रेविटेशन थोड़ा रिवाइज हो गया, नेक्स्ट ईयर तुम लोग पढ़ोगे वापस इसे। हम लोग अभी किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं गाइस? हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एटम्स के बारे में, ठीक है। एटम्स, उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन और उनके अंदर के प्रोटॉन। तो अभी हम लोग उसके ऊपर आते हैं, चलो वापस देखो। सेम हमारे बॉल जैसा ही एग्जांपल है, बीच में एक प्रोटॉन है, उसके आजू बाजू में बॉल के बदले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम एग्जांपल तो है, कुछ डिफरेंस है क्या बहुत बड़ा? अगेन डिफरेंस से तुम लोग मुझे 1000 पॉइंट बता दो, एक बॉल और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितने डिफरेंस के पॉइंट है, ठीक है। बट इमेजिनेशन याद रखो, ठीक है, इमेजिन करो। नहीं कर पाए तो साइंस नहीं हो पाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे प्रोटॉन के बाजू में गोल 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 घूम रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को भी अंदर की तरफ खींचने वाला भी एक फोर्स रहना चाहिए। मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन कभी प्रोटॉन के अंदर घुस जाता है क्या? ये इलेक्ट्रॉन कभी प्रोटॉन के अंदर घुस जाता है क्या? नहीं घुस पाता। ये इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे प्रोटॉन के बाहर उड़ के चला जाता है क्या? वो भी नहीं होता। मतलब क्या? तो इसे अंदर की तरफ खींचने वाला फोर्स और बाहर की तरफ खींचने वाला फोर्स दोनों सेम है। देखो गाइस, एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। दिस इज माई वॉलेट। अगर मैं इसको सिर्फ ऊपर की तरफ खींचू तो ये ऊपर चला जाएगा, अगर मैं इसे सिर्फ नीचे की तरफ खींचू तो ये नीचे चला जाएगा। बट मैं अगर इसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ से खींचू और दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगाऊ, तो मुझे बताओ ये अभी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? किसी भी तरफ जा रहा है क्या? तो अभी ये किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है गाइस, एंड आई एम अप्लाइंग अ लॉट ऑफ फोर्स ओवर हियर। अब अगर मैं ऊपर का फोर्स थोड़ा कम कर दूं तो ये नीचे चला जाएगा, और अगर मैं नीचे का फोर्स थोड़ा कम कर दूं तो ये ऊपर चला जाएगा। बट अगर ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों सेम है तो ये किसी भी जगह पे शिफ्ट नहीं होने वाला, इट विल स्टे एट इट्स मीन पोजीशन। एंड सिमिलर थिंग इज हैपनिंग टू आवर इलेक्ट्रॉन। ये नीचे भी नहीं जा पा रहा है, ये ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। तो मुझे बताओ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ यहाँ पे कौन सा फोर्स है? नीचे की तरफ यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है गाइस? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स रहता है? अरे सेंटर ग्रेविटेशन। क्या बोल रहे हो? ग्रेविटेशन नहीं, यहाँ चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चार्जेस की, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उसकी वैल्यू हम लोग को देखनी है। तो मुझे बताओ, एम आई ऑडिबल गाइस? एम आई ऑडिबल? अच्छा, आई एम लैगिंग, जस्ट अ मिनट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके नाउ इट इज ओके, देन ओके। तो मुझे बताओ, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हिच लॉ वी यूज टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? which law we use to find electrostatic force of attraction? कूलम्ब्स लॉ। याद है, मैंने एक बार चार्जेस की प्रॉपर्टीज में बताया था, वो कभी इसलिए बताया था कि यहाँ पे हम लोग यूज कर पाए इजीली, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो अगर नोटिस करोगे, एग्जैक्टली ग्रेविटेशन जैसा ही फॉर्मूला रहता है। तभी मैंने तुम लोगों को बताया भी था कि ग्रेविटेशन, मैंने तुम लोगों को पूछा था कि ये सेम फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी कभी तो पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है? तो तुम लोगों ने मुझे ग्रेविटेशन की याद दिलाई थी। सेम रीजन यहाँ पे हम लोग को यूज होने वाला था, इसलिए, ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को बताया था सीजीएस यूनिट अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड इस चैप्टर में हम लोग मेजरली सीजीएस यूनिट में ही डील करते हैं। तो सीजीएस यूनिट में के की वैल्यू रहती है 1, याद होगा। अब मुझे बताओ, प्रोटॉन का चार्ज में मान लेता हूँ Q1 है, प्रोटॉन का चार्ज में मान लेता हूँ Q1 है। मुझे बताओ, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन कितना रहता है? चार्ज ऑन वन प्रोटॉन कितना रहता है? चार्ज ऑन वन प्रोटॉन कितना रहता है? चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, व्हाट इज द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन? 1.6 into 10 raised to minus 19, वेरी नाइस। एंड 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम्स के लिए हम लोगों ने एक सिंपल सिंबल बना के रखा है, विच इज ई। तो चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज ई, कैन वी राइट डाउन 1 ई, सिंपल लैंग्वेज। अब मुझे बताओ, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, ये तुम लोगों को पता है क्या? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कुछ भी हो सकता है। एंड मुझे बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू हाउ मच? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू हाउ मच?
नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर। इफ यू डू रिमेंबर, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एटॉमिक नंबर पढ़ा है। हम लोग हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू हाउ मच, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। एंड एटॉमिक नंबर के लिए हम लोगों ने कौन सा सिंबल यूज किया था गाइस? जेड। याद आ रहा है? तो अगर एक प्रोटॉन होगा या फिर एक एटॉमिक नंबर होगा तो 1 ई का चार्ज, दो एटॉमिक नंबर होगा तो 2 ई का चार्ज, तीन होगा तो 3 ई, चार होगा तो 4 ई, कंटिन्यू होते जाएगा। बट मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं गाइस? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? टू इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? एक ही दिख रहा है। एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना बोलोगे? सिर्फ ई बोलोगे। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन सिर्फ ई बोलोगे। तो मुझे बताओ, अगर तुम लोगों को किसी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का प्रॉपर फॉर्मूला पूछा तो के की वैल्यू 1 इनटू Q1 हो गया जेड ई इनटू Q2 हो गया ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आएगा गाइस? टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एनी डाउट? कोई शक? अब ये हो गया अंदर आने वाला फोर्स। अब एक ऊपर जाने वाला फोर्स भी है। मुझे बताओ ऊपर जाने वाला फोर्स कौन सा है गाइस? ऊपर जाने वाला फोर्स कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। एंड मुझे बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? एम वी स्क्वायर ऑन आर। सेंट्रीपिटल का ही फॉर्मूला यूज होता है, बट सेंट्रीफ्यूगल के नाम से, बाहर की तरफ वाला फोर्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर भी नहीं जा, मतलब नीचे भी नहीं आ रहा है, ऊपर भी नहीं आ रहा है, मतलब क्या? तो दोनों साइड से इक्वल फोर्स हो रहा है। अब मुझे बताओ दोनों साइड से जब इक्वल फोर्स आता है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या कि ओवर हियर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओवर हियर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। guys, this is the fifth postulate and this is कम कर पाया। and okay, yes guys, I think I got disconnected। तो ये समझ में आया क्या यहाँ तक? मतलब मैं कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था मुझे पता नहीं है, बट ओके। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था ना? तो गाइस लिख दो, ये कंप्लीट कर दो, ये कंप्लीट कर दो, देन विल मूव अहेड। ओके डन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बैम। बैम क्या है वो पता है ना तुम लोगों को? बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है। हाउ इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1 ई। पहले वाले लेक्चर प्लीज एक बार रिवाइज करना, रिविजिट कर लो, थोड़ी सी थियरी पढ़ना। हम लोगों ने ये पहले भी देखा है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन is equals to charge on one proton, which is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, and which is called as 1e। ये सिंबल था, खत्म। तो अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बैम। अब यहाँ पे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं?
तो पहले तो हम लोग यूज करने वाले हैं हम लोगों की फर्स्ट एक्सप्रेशन विच इज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये हम लोगों की फर्स्ट इक्वेशन थी जो हम लोग यूज करने वाले हैं। एंड सेकेंड इक्वेशन एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मतलब क्या, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन विच वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन तुम लोगों को याद रखनी है। अब इन दो इक्वेशन में गाइस मुझे बताओ कांस्टेंट कौन से आएंगे। हाँ, पहले हम लोग सारे पॉइंट्स लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या किसका किसका क्या क्या मीनिंग है। तो m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, n is 0, sorry, n is 1 2 3 dot dot dot, and it can go till infinity, which can also be called as number of shell. h is बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। h is Planck's constant, Planck's constant, which is equals to 6.63 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड। अब 2 और 5 क्या है, आई गेस होपफुली वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एम वी आर यहाँ पे पहले से हो गया, जेड, जेड क्या रहता है, जेड इज एटॉमिक नंबर एंड ई इज व्हाट, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। तो यहाँ पे इन सब में कांस्टेंट कौन सी चीज है गाइस, मुझे बताओ यहाँ पे कांस्टेंट कौन सी चीजें आएंगी। तो धनंजय करेक्ट आंसर है। ओके, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। मुझे बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होने वाला है क्या, आई गेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज हो सकती है, आर वो भी चेंज हो सकता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट 1 2 अगर मैं ऑर्बिट चेंज करके जाऊँ, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस और सेकंड ऑर्बिट की रेडियस ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगी, सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड की पूरी तरह से डिफरेंट रहेगी। तो अगेन मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। फर्स्ट ऑर्बिट में जिस स्पीड से जाएगा उसी और स्पीड से सेकंड में भी जाएगा क्या, नहीं जा सकता, डिफरेंट हो सकता है। रेडियस भी सेम नहीं है। अब मुझे बताओ एन, एन मतलब क्या, तो नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल सेम हो सकते हैं क्या, फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल। व्हाट अबाउट एच, एच इज कांस्टेंट और नॉट, एच इज कांस्टेंट और नॉट, एच, एच इज कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट उसके नाम में ही आ जाता है। अब मुझे बताओ टू, टू टू तो कांस्टेंट है, ये टू थोड़ी ना कभी वन बन सकता है। आई, आई भी कांस्टेंट है, वो तो हमेशा 3.14 ही रहने वाला है या फिर 22.7 ही रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरफ एम वी आर वो तो कांस्टेंट नहीं है। जेड एटॉमिक नंबर, इट कैन चेंज 1 2 3 4, ये चेंज होते रह सकता है, तो जेड एटॉमिक नंबर इज नॉट कांस्टेंट। व्हाट अबाउट ई, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इज इट कांस्टेंट, तो यप दिस इज कांस्टेंट। तो गाइस यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, इज इट क्लियर, यहाँ पे सिर्फ 5 ही कांस्टेंट है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ओके, अब हम लोगों को इन कांस्टेंट से कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं रेडियस, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं रेडियस। ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं वो है रेडियस। ओके गाइस, तो चलो रेडियस कैलकुलेट करते हैं, चलो रेडियस कैलकुलेट करते हैं। अब रेडियस के लिए फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों की क्या थी, एम वी आर अपॉन इज इक्वल्स टू एन एच। एम वी आर, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, एन एच अपॉन 2 पाई। अब इस इक्वेशन में से तुम लोग वेलोसिटी देखो निकाल सकते हो क्या, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, और ये m और r निकल गया, नीचे आ गए, एम आर
अब हम लोगों को रेडियस कैलकुलेट करना है, तो ये वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, दिस वाज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे, पहले मैं इक्वेशन 2 क्या है वो याद दिला देता हूँ। इक्वेशन 2 है mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब v स्क्वायर को यहाँ पे पुट कर दो, तो कैसे होगा, एम वी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का स्क्वायर विच इज डिवाइडेड बाय आर विच इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, देखो एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन आर इनटू ये 2 पाई का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर। गाइस अब धड़ाधड़ कैंसलेशन करना स्टार्ट करो, एम से एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। तो गाइस अभी मेरे पास सिर्फ एक ही आर बचा है, इस आर को इधर लेके आओ ऊपर और जेड स्क्वायर को नीचे लेके आओ, तो तुम लोगों को आर की इक्वेशन मिल जाएगी। एंड फाइनल आर की इक्वेशन क्या आएगी, आर इज इक्वल्स टू, देखो आर ऊपर चला गया तो बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। गाइस दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। एंड रिमेंबर दिस कि तुम लोगों को ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने जो डिराइव किया वो भी याद नहीं रखना है, इसकी डेरिवेशन भी बाय हार्ट नहीं करनी है। तुम लोगों को ये फॉर्मूला कभी भी यूज नहीं करना है। ठीक है, तुम लोगों को ये फॉर्मूला कभी भी यूज नहीं करना है। तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, ये सब डिराइव करके फायदा क्या, तो विल जस्ट पुट एवरी कांस्टेंट विच वी नो। हम लोगों को क्या क्या पता है, हम लोगों को एच स्क्वायर की वैल्यू पता है, 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, एम की पता है और ई की पता है। तो जो कांस्टेंट हम लोगों को पता है उनकी वैल्यू वहां पे लिख देंगे। तो उनकी वैल्यू जब हम लोग वहां पे लिखते हैं तो हम लोगों को फाइनल इक्वेशन जो मिलती है दैट इज 0.529 इनटू एन स्क्वायर इज नॉट अ कांस्टेंट, तो ये चेंज हो सकता है, डिवाइडेड बाय जेड इवन दैट इज नॉट अ कांस्टेंट, ये भी चेंज हो सकता है। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन विच वी नीड टू रिमेंबर एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर से ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो कृपया करके डेरिवेशन देख के ना डरे, ये केमिस्ट्री का हम लोग फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं एंड यही फिजिक्स का तुम लोगों का लास्ट चैप्टर भी होगा। ठीक है, फिजिक्स में भी ये तुम लोगों को रिपीट कराएंगे सर, सेम सारी की सारी चीजें हम लोगों की रिपीट वापस होने वाली है फिजिक्स में। ठीक है, और तभी तो तुम लोग इस डेरिवेशन को एसआई सिस्टम में पढ़ोगे। ठीक है, तो देखो गाइज मैंने क्या बताया, हम लोगों ने सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, मुझे एन की वैल्यू पता नहीं है बट एच की तो वैल्यू पता है, तो मैंने एच की वैल्यू पुट की, 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू पुट की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट की एंड ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट की। ये सारे वैल्यूज ऐड करने मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हम लोगों को आंसर मिलता है 0.529। तो फाइनल आंसर 0.529 आ गया, खत्म। ठीक है, तो चलो लिखो, कंप्लीट करो इसे, पुट की मतलब विथ सब्स्टिट्यूटेड इट। ओके, तो चलो गाइस कंप्लीट करो, डन, वेरी नाइस, बहुत फास्ट हो जाता है। ओके, सबका लिख के हो जाए तो बता देना, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, चलो एवरीवन। ओके, तो गाइस मेजोरिटी का हो गया सब कुछ लिख के, तो स्टार्ट करें। एक बार हैंड रेस करना जिनका लिखना बाकी है, हैंड रेस करें जिनका लिखना बाकी है। यस, मैं व्हाट्सएप पे ये सेंड करूंगा डेफिनेटली। ओके, एक स्टूडेंट का लिखना बाकी है क्या,
जब मैं जिनका लिखना बाकी है उनको हैंड रेस करने बोलूँ ना, तो बहुत मतलब जिसका बाकी है टाइम निकाल के हैंड रेस करो, सो दैट मैं वैसे वेट करूंगा अगर बहुत लोग रहेंगे तो। ओके एनी, तो चलो अभी के लिए तो दो दो लोगों का ही अभी तक लिखना बाकी है, आई गेस। विल मूव अहेड। तो रेडियस के लिए हम लोगों का फाइनल फॉर्मूला विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, जितने वेरी बोल रहा हूँ वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे ऐसे 2 स्टार मार के रखना। ठीक है, एंड अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, चलो। क्वेश्चन, कैलकुलेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम और ए फर्स्ट ऑर्बिट, बी सेकेंड ऑर्बिट, एंड सी थर्ड ऑर्बिट। चलो गाइस करो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट। धनंजय आपने पूरा लेक्चर देख लिया है ना पहले से? ओके गाइस, आई हैव forgotten to mention the unit. Unit is angstrom. Sorry for this, मैंने तुम लोगों को यूनिट ही नहीं बताया। तो यूनिट इज angstrom, प्लीज कन्वर्ट दिस, प्लीज राइट डाउन दिस। एचएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एचएससी पॉइंट ऑफ व्यू भी ये दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, सीईटी सीईटी में तुम लोगों को इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं, बट यू नेवर नो, दे माइट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, तो एंड गाइस, ओके बहुत लोगों का आंसर करेक्ट है, विशाल करेक्ट आंसर है, अमन सोहम करेक्ट आंसर है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्यन आप यूनिट कौन सा सेंड कर रहे हो बताओ जरा। श्रद्धा ऑल आंसर आर करेक्ट, गाइस सारे के सारे आंसर एक साथ सेंड कर देना, इजी गिरेगा मुझे। अभिजीत करेक्ट आंसर है, गायत्री करेक्ट आंसर है। सिमरन फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। आर्यन करेक्ट आंसर है आपके सारे। सिर्फ फर्स्ट वाले में आपने नैनोमीटर में आंसर जो भेजा है वो गलत है, फर्स्ट वाला एक बार क्रॉस चेक करना। और नैनोमीटर में मत ही सेंड करो, मतलब कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, यूजुअली एंगस्ट्रॉम में ही पूछा जाएगा। अगर नैनोमीटर में आया तो आपका कन्वर्जन करेक्ट है। विशाल करेक्ट आंसर है। ओके गाइस, तो चलो नाउ आई स्टार्ट। देखो एक लाइन के आंसर आते हैं इसके, एक लाइन के आंसर आते हैं। ठीक है, जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, जेई एडवांस के लिए तो अलग ही लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो भी हम लोग करेंगे, डोंट वरी। तो फर्स्ट, रेडियस इन फर्स्ट शेल पूछा है ना, तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, अब देखो पहले तुम लोगों को डेटा लिखना है। हाइड्रोजन दिखा मतलब जेड एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू 3। तो ये डेटा लिखा करो पहले। श्रेयस करेक्ट आंसर है, गायत्री गलत है आंसर, गायत्री आपका सेकंड और थर्ड का। चैतन्य करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। सिद्धेश गुरव करेक्ट आंसर है, भूषण करेक्ट आंसर है, ओम भूषण करेक्ट आंसर, विशाल करेक्ट आंसर, विशाल थर्ड वाला आंसर गलत है। चलो देखते हैं। अब तुम लोगों को क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए, सिर्फ 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1, तो ये तो उतना ही रहने वाला है 0.529 एंगस्ट्रॉम। देखो एक लाइन में ऐसे आंसर आना चाहिए। ठीक है, पेड़ भी बचाओगे, अपने पैसे भी बचाओगे, एंड पढ़ते वक्त तुम लोगों को इजी भी लगेगा ना, क्योंकि थोड़ा सा ये छोटा सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब 0.529 इंटू, अब एन का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख दूं बी के लिए, 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1, तो 4 9 जा 36, 6 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 3 6 नहीं सॉरी 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 3, एंड यहाँ पे 8 तो 11, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 21, तो ये हो गया 2.116। ठीक है, एंगस्ट्रॉम यूनिट मत भूलना गाइस, मुझे सेंड करते हो एक टाइम मत लिखो चलेगा।
बट टेक्स्ट बुक में यूनिट्स यूज करने की आदत डाल दो। हमेशा यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। 9/1 3 का स्क्वायर 9/1, तो इसका आंसर आता है 4 पॉइंट, मैं तुम लोगों का आंसर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4.761 एंगस्ट्रॉम, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एनी डाउट गाइस? एनी डाउट गाइस? चलो तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट रेडियस ऑफ B+3 ion in its second and fourth shell। ठीक है, एक साथ दो क्वेश्चन, सेकेंड शेल के लिए भी और फोर्थ शेल के लिए भी। अब देखो, बेरिलियम अगर दिख जाए, ओके बस तुम लोगों के पास एक थोड़ी सी जगह रहेगी क्या, ऊपर एक छोटी सी चीज लिखना रह गया है हम लोगों का यहाँ पे, मतलब ऐसे अगर तुम लोगों के पास थोड़ी सी स्पेस रहेगी तो प्लीज ऊपर ही लिखना मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के पहले, ठीक है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के पहले अगर जगह होगी तो, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ बोर थियरी, एक लिमिटेशन है जो हम लोगों को लिखना है, ठीक है, मेन पोस्टुलेट्स में एक लिमिटेशन है। तो देखो गाइस, यहाँ पे मैंने बोला था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट मुझे बताओ मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बोले? मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला भी कितना है और लिखा भी कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कितना रहना चाहिए? एक ही रहना चाहिए। मतलब ये फॉर्मूला हम लोगों ने जो डिराइव किया है जेड ई स्क्वायर, दैट इज फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉन। गाइस रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन। एक से ज्यादा अगर हो गया तो इसका आंसर नहीं आएगा करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज द लिमिटेशन दैट Bohr's theory is applicable. Bohr's theory is applicable only for one electron system, ठीक है। एंड ये दोष बोर थियरी का नहीं है, एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स का है। हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के आंसर निकाल पाते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या, तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स मतलब क्या रह रहा है, तो एक खुद हाइड्रोजन और उसके जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम, मतलब हीलियम, ठीक है। हीलियम में यूजुअली दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। लिथियम, लिथियम के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मैंने दो निकाल दिए, तो दो निकाल दिए मतलब इसमें +2 चार्ज आ जाएगा। एंड बेरिलियम जिसमें चार इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं तीन निकालूंगा तो तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा, ठीक है गाइस। तो +3 चार्ज, तो दिस इज दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। दीज आर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। तो ये जरा कंप्लीट कर दो, मतलब ये लिख दो लिमिटेशन यहाँ पे प्लीज। तो गाइस रिमेंबर दिस इज द ओनली लिमिटेशन, ठीक है, दैट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों को पता है एक इलेक्ट्रॉन वाले कितनी चीज है, सिर्फ हाइड्रोजन ही तो है, उसके बाद He+Li+2B+3, ये बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन इकलौता है जिसके लिए हम लोग इतनी मेहनत ले रहे हैं। और इन चार के ऊपर ही तुम लोगों को क्वेश्चन आएंगे, गाइस रिमेंबर दिस, इन चार के ऊपर ही तुम लोगों को क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि साले इसके बाहर से अगर आएंगे तो थियरी काम नहीं करेगी। गेटिंग इट गाइस? तो तुम लोगों की लाइफ एक्चुअली बहुत इजी हो गई है इस लिमिटेशन की वजह से। चलो कंप्लीट करो इसे, अभी आंसर निकालो इस चीज का। ओके, धनंजय करेक्ट आंसर है, भूषण करेक्ट आंसर है, विशाल करेक्ट आंसर है, क्षितिज करेक्ट आंसर है। अभी देखा मैंने आपका आंसर। ओके और कौन है? ओके, श्रद्धा करेक्ट आंसर है, सिद्धेश
फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, सेकंड में गड़बड़ है। ओके चलो, अब मैं आंसर बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है वो याद रखना। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर रहता है, एम आई क्लियरली ऑडिबल गाइस? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 4। तुम लोगों को शेल्स कौन से दिए हैं? सेकेंड शेल मतलब n इज इक्वल्स टू 2 एंड फोर्थ शेल मतलब n इज इक्वल्स टू 4। इतना ही तो है, ठीक है। तो रेडियस इन सेकेंड शेल इज 0.529 इनटू, फर्स्ट टाइम मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो एन स्क्वायर की वैल्यू सेकेंड शेल के लिए कितनी हो जाएगी? 0.529, सॉरी 0.055 जो है वो अलग किसी एक चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे, अभी यहाँ पे नहीं यूज होने वाला है। तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। तो ये गया, ये गया, ये मर गया, तो तुम लोगों को आंसर मिलेगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। as simple as that. This is first part, this is second part, radius in fourth shell। तो 0.529 into n square मतलब 4 into 4, n की वैल्यू 4 है, डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 मर गया, 0.529 into 4, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 2.116 एंगस्ट्रॉम। गाइस कुछ डिफिकल्ट है क्या? किसी को ये डिफिकल्ट लग रहा है क्या? ओके, तो ठीक है चलो। तो अब ये हो गया, एक और इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैं तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। कैलकुलेट, कैलकुलेट ratio of radius, ratio of radius of Li plus 3 ion, ratio of radius of third shell of Li plus 3 ion and fifth shell of Be plus 3 ion, ठीक है। तो हाँ सॉरी, बी Li plus 2 आना चाहिए, माय बैड, Li plus 2 आना चाहिए। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज Li plus 2, करेक्ट बोल रहे हो। तो चलो गाइस करो, कंप्लीट करो इसे। करेक्ट आंसर है धनंजय। गाइस अगेन, वेट अ मिनट, तुम लोग सॉल्व मत करो, जरा ये आंसर यहाँ पे चेक करो। तुम लोग अगर सॉल्व करने चाहोगे तो तुम लोग पहले लिथियम की रेडियस निकालोगे, थर्ड शेल ऑफ लिथियम, एंड उसके बाद फिफ्थ शेल ऑफ बेरिलियम की रेडियस निकालोगे, एंड उसके बाद रेशो लोगे, तो आंसर गलत आ सकता है या फिर आंसर बहुत लेंदी हो सकता है। ठीक है सिमरन, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो ऐसे टाइम पे हम लोग को क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। हम लोग रेडियस ऑफ थर्ड शेल, रेडियस ऑफ थर्ड शेल फॉर लिथियम प्लस 3 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ फिफ्थ शेल फॉर Be प्लस 3, ये प्लस 2 है लिथियम, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 0.529 इंटू एन का स्क्वायर, तो एन का स्क्वायर मतलब थर्ड शेल डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.529 इंटू 5, फिफ्थ शेल है तो 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, 3 और 3 कैंसल, 3 और 3 कैंसल, 0.529 0.529 कैंसल, ये 4 ऊपर जाएगा तो इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 आएगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, 12 इन डिवाइडेड बाय 35। गाइस गेटिंग इट और नाउ? देखो तुम लोगों को रेशो पूछा है ना, तो क्यों तुम लोग लिथियम की रेडियस निकाल रहे हो, कुछ लोगों ने लिथियम की रेडियस निकाली भी है। तो गाइस बहुत लेंदी मेथड हो जाएगी, तो इतना क्यों मेहनत, डायरेक्ट कर दो, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो गाइस, कंप्लीट दिस।
आर्यन 0.27 कैसे आएगा? इसका अगर आंसर निकालोगे, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 0.48 रेशो के टाइम पे हम लोगों को आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, रेशो पूछा है तो इतना ही 12/25, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 12:25। लोगों को बात करते हैं और सॉल्व करोगे। एंड जब मैं तुम लोग होमवर्क हम लोग एक पीडीएफ में सॉल्व करेंगे, एंड जो कि बालाजी पब्लिकेशन की ठीक है, तो वो तुम लोगों को क्लासरूम पे मैं सेंड कर दूंगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एरलेस करनी है। ठीक है, एंड मैं तुम लोगों को, अच्छा आई गॉट डिस्कनेक्टेड, अच्छा वॉइस एंड वीडियो लैग हो रहा था। ठीक है, मैं बोल रहा था कि तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए होमवर्क, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए प्रैक्टिस के लिए खुद की एररलेस खरीदनी है, जिसमें से तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एंड मैं तुम लोगों को होमवर्क बालाजी पब्लिकेशन के एन अवस्थी इस बुक में से दूंगा। ठीक है, एन अवस्थी ये एररलेस से बहुत डिफिकल्ट बुक है, जिसमें से हम लोग होमवर्क करेंगे सो दैट तुम लोग एररलेस इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आर्यन इवन फॉर सीईटी अभी के लेवल पे आप एररलेस सीईटी के एग्जाम आप आराम से सबसे इजीएस्ट वे में सॉल्व कर पाओगे। सीईटी एग्जाम एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगी। एररलेस का ओल्ड एडिशन भी चलेगा, तुम लोगों के पास जो कोई एडिशन होगा बुक एररलेस होनी चाहिए। एंड नॉट बिफोर 2015, मिनिमम 2015 तक की तो बुक रहनी ही चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2015 तक की बुक रहनी चाहिए, बाकी कोई भी बुक चलेगी। और उसके पहले भी रहेगी तो 2013, मैक्सिमम 2013 तक की। ठीक है, तो देख के लेना। अरे 2021 तो अभी की रिसेंट ही तो है, सफिशिएंट है। जब मतलब किसी के पास अगर अपनी भाई बहनों की रहेगी तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ओके। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। नाउ विल मूव टुवर्ड्स ग्राफ। गाइस तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है क्या? गाइस यहाँ पे सबको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है क्या? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, करेक्ट। ये सबकी हो गई है इक्वेशन पढ़ के, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये इक्वेशन सबकी हो गई है पढ़ के, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। पक्का? ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब मुझे बताओ तुम लोग को पैराबोला की इक्वेशन पता है? तो पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन, अच्छा ये नहीं पता है। पैराबोला नहीं पता तुम लोगों को, एंड पैराबोला हाइपरबोला वो सबकी इक्वेशन नहीं पता है। ओके ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन के जो ग्राफ है वो पढ़ने वाले अभी। ठीक है, तो चलो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ देखते हैं। करेक्ट बोल रहे हो वैष्णवी, y इज इक्वल टू mx स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बट अभी के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या आई थी? ठीक है, हम लोग क्या फॉर्मूला क्या आया था? रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, तो इसी को मैं अगर ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या? रेडियस इज इक्वल टू 0.529 डिवाइडेड बाय जेड इंटू एन स्क्वायर। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ओके, अब मुझे बताओ, अगर मैं रेडियस y एक्सिस पे प्लॉट करूं एंड एन स्क्वायर एक्स एक्सिस पे, एन स्क्वायर बोल रहा हूं मैं, एन नहीं बोल रहा हूं मैं, एन स्क्वायर बोल रहा हूं। पूरा एन स्क्वायर अगर मैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूं
तो ये इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx ऐसे दिखेगी क्या? ये इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx ऐसे दिखेगी क्या? अगर मैं रेडियस y एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं एंड n स्क्वायर पूरा x एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है? तो ये y इज इक्वल्स टू mx जैसा दिख रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे स्लोप जो है, ये दिस इज माय स्लोप एंड दिस इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप मतलब ग्राफ ऐसे ऊपर बढ़ने वाला रहना चाहिए या ऐसे नीचे गिरने वाला रहना चाहिए? मुझे बताओ, इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज? इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज? ओके, करेक्ट बोल रहे हो, इट विल इंक्रीज। अब मुझे बताओ, यहाँ पे तुम लोगों को सी दिख रहा है क्या? सी, सी मतलब क्या? इंटरसेप्ट ऑफ ऑन वाई एक्सिस। एंड अगर सी नहीं दिख रहा है तो वो जीरो हो जाता है, मतलब इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कहाँ पे होगा? ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कहाँ पे होगा? तो इट विल इंटरसेप्ट एट ओरिजिन। ये ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला ग्राफ रहने वाला है। गाइस, एनी डाउट? अब यहाँ पे मैंने ओरिजिन की तरफ डॉटेड लाइन बताई, उसका रीजन पता है किसी को? ओरिजिन की तरफ मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बताई बनाई, उसका रीजन किसी को पता है? गाइस, एन मतलब क्या? एन मतलब क्या गाइस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन? आई गेस एन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट। एन मतलब क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है? अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ ऑर्बिट कभी जीरो हो सकता है क्या? प्रणव करेक्ट बोल रहे हो, एन स्टार्ट फ्रॉम वन। नंबर ऑफ ऑर्बिट हमेशा वन से स्टार्ट होता है ना, जीरो से स्टार्ट होता ही नहीं है। तो एक्चुअल में हम लोग ग्राफ यहाँ से ही प्लॉट करेंगे, वन से। जीरो की तरफ वो कभी जा नहीं पाएगा, इसलिए हम लोगों ने वहां पे डॉटेड लाइंस बनाई, ठीक है? शेल्स कैन नॉट बी जीरो, करेक्ट बोल रहे हो। अब इसी फॉर्मूला को अगर मैं ऐसे लिखूं तो देखो चलेगा क्या? आर इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 0.529 into n square into 1 by 2 1 by z. Is it fine? Can I write it like this? ओके, तो अभी देखो, ये बन जाएगा y। r को मैं y एक्सिस प्लॉट करूंगा, z को मैं x एक्सिस पे प्लॉट करूंगा, एंड ये इतने पार्ट पार्ट को मैं स्लोप बना दूंगा, ठीक है? तो दिस इज r वर्सेस 1 बाय z, एंड ये भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विच विल पास फ्रॉम ओरिजिन, विच विल पास फ्रॉम ओरिजिन। इसे भी मैं जीरो पे टच नहीं करूंगा क्योंकि z की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन बनाएंगे, 1 बाय z की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन बनाएंगे, ठीक है? तो चलो, संजीवनी, आपका आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हुई है क्या पढ़ के? आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है क्या? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में y इज इक्वल टू एम एक्स आपको पढ़ाया है। तो फर्स्ट फर्स्ट वाले में फोकस करते हैं अभी। देखो, फर्स्ट वाले में अगर देखोगे तो रेडियस वर्सेस एन स्क्वायर, रेडियस वर्सेस एन स्क्वायर का ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ। तो अच्छा, स्लोप कंसेप्ट तुम लोगों के सिलेबस से डिलीट कर दिया था, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, रेडियस वर्सेस एन स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, तो रेडियस और एन स्क्वायर का ग्राफ कैसे आना चाहिए? तो रेडियस वर्सेस एन स्क्वायर का ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। एंड इसका स्लोप अगर तुम लोगों को पूछा तो स्लोप बन जाता है 0.529 अपॉन z। See, y is equals to mx is a equation of straight line, and straight line की इक्वेशन अगर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, रेडियस मैंने y एक्सिस पे लिया, एन स्क्वायर मैंने x एक्सिस पे लिया, तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन फॉलो करेगी स्ट्रेट लाइन को। तो ये हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देगी जिसका स्लोप होगा 0.529 अपॉन z। सिमिलरली सेकेंड टाइम मैंने अगर देखोगे तो रेडियस वर्सेस 1 अपॉन जेड का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। किसका? तो रेडियस वर्सेस 1 अपॉन जेड का ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ। एंड रेडियस वर्सेस 1 अपॉन जेड का ग्राफ कैसे आएगा? तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो फॉलोइंग y इज इक्वल टू mx। अब यहाँ पे अगर मुझे स्लोप पूछा तो स्लोप यहाँ पे बन जाता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर। इतना ही डिफरेंस है, नथिंग एल्स। अगर फिर भी डाउट होगा तो मैथ्स में जब तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन एंड ग्राफ के बारे में पढ़ाया जाएगा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा।
y is equals to mx plus c, even that is इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बट कब, जब y एक्सिस पे इंटरसेप्ट रहता है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, बट इस साल तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों को रिक्वायर्ड है किसी चैप्टर में। इस साल हम लोगों को किसी भी चैप्टर में ये यूज नहीं होगा, जब हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वहाँ बट तब तक हम लोगों को मैथमेटिक्स में ये सारी चीजें पढ़ा के हो गए रहेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स बोलो या फिर फिजिक्स बोलो, वहाँ पे ये सारी चीजें तुम लोग को यूज टू हो गई रहेंगी तब तक, ठीक है। तो गाइज, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में हम लोगों ने रेडियस खत्म कर दी, इसके मुझे तुम लोगों को और दो ग्राफ पढ़ाने हैं एक्चुअली, बट अनलकीली हम लोगों का अभी तक मैथमेटिक्स इतना आगे गया नहीं है कि तुम लोगों को पैराबोला और हाइपरबोला इनके इक्वेशंस पता है, तो वो करा के फायदा नहीं है, अभी हम लोग वो बाद में कभी देखेंगे। नाउ सेकंड विल मूव टुवर्ड्स वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी की तरफ बढ़ते हैं। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन पहले से बना के रखी थी, इक्वेशन नंबर 3। क्या था वो? एन, डिराइव करके दिखाता हूँ। एम वी आर एंगुलर मल्टीपल इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने वेलोसिटी पहले से निकाल के रखी थी कि वेलोसिटी इज नथिंग बट एन एच अपॉन टू पाई एम आर, ठीक है। अब तुम लोगों को रेडियस की इक्वेशन पहले से निकाल के हो गए हो, वो इक्वेशन अभी यहाँ पे यूज करनी है। ये इक्वेशन 3 थी, एंड रेडियस की हम लोगों की इक्वेशन क्या थी पता है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जो हम लोग को याद रखना तो नहीं है बट स्टिल, अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडियस, एंड इसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 बोला था। तो सब्सटीट्यूट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3, सब्सटीट्यूट 4 इन 3। गाइस याद रखो, ये इतनी सारी मेहनत तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई एम, आर के बदले अभी हम लोग क्या लिखेंगे? तो आर के बदले अभी हम लोग लिखेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। अब एम एम कैंसिल आउट हो गया, पाई और पाई स्क्वायर एक कैंसिल आउट हो गया, टू वन जा टू, टू जा कैंसिल आउट हो गया, एन एन स्क्वायर कैंसिल, एच एच स्क्वायर कैंसिल। फाइनली वेलोसिटी के लिए कुछ गिने चुने थोड़े बहुत सिंबल्स बच जाते हैं। क्या क्या बचा? तो टू पाई जेड ई स्क्वायर ऊपर चला गया, टू पाई जेड ई स्क्वायर ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय एन एच नीचे आ गया। बस खत्म। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी विच वी डू नॉट नीड टू रिमेंबर। इसमें हम लोग वापस जो कांस्टेंट है, क्या क्या कांस्टेंट है? टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ई स्क्वायर एंड नीचे का एच, दीज टर्म्स आर कांस्टेंट। ये हम लोग यहाँ पे नीचे डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे नीचे डायरेक्ट पुट कर देंगे, एंड हम लोगों को आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁸ जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकेंड। गाइस, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला विच वी नीड टू रिमेंबर। क्या याद रख पाओगे? हो जाएगा ये याद, ठीक है। ओके, तो धन्यवाद याद रखने के लिए। तो चलो, कंप्लीट दिस डेरिवेशन, ऊपर के ग्राफ जिसके बाकी रहेंगे वो कंप्लीट कर दो, फिर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। गाइस अगेन, डेरिवेशंस तुम लोगों को याद नहीं रखना है, तुम लोगों को फॉर्मूलाज याद रखना है। इवन दिस इज अ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। एंड अगर देखोगे तो डेरिवेशन के मुकाबले फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी सिंपल, रियली सिंपल, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 5 नाम दे सकते हो तुम लोग। चलो गाइस, कंप्लीट करो इसे जल्दी जल्दी लिख के।
ओके गाइस, चलो आई गेस इतना टाइम सफिशिएंट है सबका लिख के हो जाने के लिए। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये डेरिवेशन तुम लोगों को एचएससी के एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे या फिर तुम लोगों के कॉलेज के एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इक्वेशन 4 इज इक्वे दिस रेडियस वाली इक्वेशन गाइस, ये रेडियस वाली इक्वेशन जो हम लोगों ने ऊपर डिराइव की थी वो इक्वेशन 4 है, ठीक है। एंड मैंने गलत इक्वेशन को नंबर दे दिया है, ये इक्वेशन थोड़ी ना है, ये तो हम लोगों का फाइनल फॉर्मूला है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। ओके गाइस, मैं तुम लोगों के ग्रुप पे ये फाइल सबमिट कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। चलो, तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving in first shell of revolving in first shell of हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो गाइस सॉल्व दिस, इसका आंसर तुम लोग चुटकियों में निकाल सकते हो, ऊपर ही तुम लोगों की आंखों के सामने फॉर्मूला है, वेलोसिटी इन फर्स्ट शेल, ठीक है। धनंजय करेक्ट आंसर है 2.18 इंटू 10⁻⁸ इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, मैं करेक्ट आंसर है, श्रद्धा करेक्ट आंसर है, चैतन्य, अभिजीत, सिमरन, गायत्री करेक्ट आंसर है, गायत्री 10 की पावर में मिस्टेक है, अमन करेक्ट आंसर है, श्रेयस करेक्ट आंसर है, श्रुति, विशाल, प्रणव, धनंजय करेक्ट आंसर है। चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, यहाँ पे तुम लोगों को सिंपली क्या करना है, हाइड्रोजन आइटम, अगर जैसे ही हाइड्रोजन आइटम दिख गया तुम लोग जेड की वाली क्या बोलोगे, 1 बोलोगे, ईशान करेक्ट है, ईशा, सिद्धेश करेक्ट आंसर है। एंड फर्स्ट शेल दिख गया तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो अब हर एक तो वैल्यू 1 1 है, तो लिख दो V1 इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁸, 1/1 उतना ही हो जाएगा, तो मैं वो उतना लिखने की मेहनत भी क्यों लूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करो गाइस, जरा सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करो, ये क्या बन जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, गेटिंग इट गाइस। मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो 10⁸ क्या बन जाएगा, 10⁶ बन जाएगा। अब इसे अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा गाइस, किलोमीटर में क्या बनेगा, 2.18 इंटू 10⁻³ किलोमीटर पर सेकेंड, विच इज नथिंग नथिंग बट 2180 किलोमीटर पर सेकेंड। गाइस, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, वो एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 2180 किलोमीटर घूम रहा है, वो छोटा सा इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 2180 किलोमीटर की डिस्टेंस के स्पीड से घूम रहा है, एक सेकंड में वो इतना डिस्टेंस कवर कर सकता है। अब ये इतना डिस्टेंस मतलब कितना, वो एक बार देख लेते हैं। मुझे बताओ रेडियस ऑफ अर्थ कितनी रहती है गाइस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, अप्रॉक्स रेडियस ऑफ अर्थ था, एग्जैक्ट नहीं चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6000 किलोमीटर, करेक्ट बोल रहे हो, 6000 किलोमीटर, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 6000 अप्रोक्सीमेट पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, सरकमफेरेंस इज 2πr, which is equals to 2 into 3.41 into 6000, which is approximately हम लोग इसको 40,000 पकड़ ले, चलेगा 40,000 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, 3.14 के बदले मैंने 41 लिख दिया, यूजुअली ये मुझसे होता रहता है, डोंट वरी अबाउट दैट। लोगों को पाई की वैल्यू सबको पता ही है ना,
ओके, तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 40,000 ले लूँ। ठीक है, हम लोग सारे कैलकुलेशन अप्रोक्स कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन 1 सेकंड में इतने किलोमीटर ट्रैवल करता है, मतलब ऑलमोस्ट 2000 पकड़ लो, तो 40,000 किलोमीटर के लिए उसको कितने सेकंड लगेंगे? करेक्ट बोल रहे हो तिशा? अगर हाइड्रोजन 1 सेकंड में 2000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 40,000 के लिए कितने लगेंगे? 20 सेकंड लगेंगे। मतलब गाइस, एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन 20 सेकंड में पूरे अर्थ का चक्कर लगा के आ जाएगा। गेटिंग इट? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन 20 सेकंड में पूरे अर्थ का चक्कर लगा के आ जाएगा। हाँ, एंड वो उस एटम के अंदर, हाउ सो फास्ट, उसे प्रोटॉन के अंदर गिरने से बचना है, मतलब प्रोटॉन उसको खींच ना ले, उससे अगर बचना है तो उसको उतना फास्ट भागना ही पड़ता है। अगर उसने अपनी स्पीड कम कर दी तो प्रोटॉन खींच लेगा, तो साला वो अंदर घुसने के बदले वो उसको फास्ट भागना ही पड़ता है, इसलिए वो इतने फास्ट भाग लेता है। ठीक है, तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस, तुम लोगों को फील आ रहा है कि एटम कितनी फैसिनेटिंग चीज है, जेरी टॉम से जैसे भागता है, करेक्ट? तो एटम इज रियली फैसिनेटिंग। उसे इतनी एनर्जी कैसे मिलती है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आती है, मतलब उनको घूमने के लिए थोड़ी ना इतनी एनर्जी लगने वाली है, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब पहली बात, मतलब पहले से साइज इतनी छोटी, ऊपर से पूरा खाली है, ऊपर से पूरा का पूरा खाली है। ठीक है, हम लोग ने उसका डिस्टेंस देखा था, अगर न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर का हो जाए तो पहला इलेक्ट्रॉन 1 किलोमीटर की दूरी पे बैठेगा, तो इतना खाली है, फिर भी उसके बाद इतने फास्ट भाग रहे। मतलब तुम लोग जिस चीज को इमेजिन, मतलब ये सारी इतनी सारी चीजें तुम लोग एक साथ विजुअलाइज भी नहीं कर सकते हो, और वो सारी चीजें कंटिन्यूसली हो रही है, एंड दैट टू इन आवर बॉडी ऑल्सो। हमारे बॉडी, वी आर मेड अप ऑफ एटम्स, तो हमारे बॉडी में भी एक एक इलेक्ट्रॉन, एटम्स के हर एक इलेक्ट्रॉन इतने स्पीड से अभी भी रिवॉल्व कर रहे हैं। Guys getting it? ऐसे एटम कुछ दूर है ऐसे मत समझो, वी आर मेड अप ऑफ एटम्स, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम, और हर एक चीज, उसके अंदर के हर एक इलेक्ट्रॉन इतने स्पीड से कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तब जा नथिंग एल्स। ठीक है, तो चलो गाइज, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए लास्ट क्वेश्चन दे देता हूँ। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ velocity, ratio of velocity of electron revolving in revolving in third shell of Li plus 2 and बोला था velocity in third shell for Li plus 3, sorry, for Li plus 2, वैसे प्लस 3 क्यों लिखता हूँ पता नहीं, डिवाइडेड बाय velocity in fourth shell for He plus। ठीक है, ये तुम लोगों को निकालना है। धनंजय करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो है तो यूनिटलेस आना चाहिए। श्रद्धा करेक्ट आंसर है, रेशियो है तो यूनिटलेस आंसर आना चाहिए। सिद्धेश, आपने कुछ तो उल्टा किया है, देखो चैतन्य करेक्ट आंसर है। गौरव, आपने भी उल्टा किया है, चेक करो वापस एक बार। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, 2.18 फॉर्मूला वाइज इंटू 10⁻⁸ जेड अपॉन एन है। ठीक है, जेड अपॉन एन है, सिद्धेश करेक्ट आंसर है। अब लिथियम का जेड कितना रहता है? लिथियम का जेड रहता है 3, उसका शेल भी क्या दिया है? 3 ही दिया है, डिवाइडेड बाय 2.18 इंटू 10⁻⁸। अब हीलियम का जेड कितना रहता है? 2,
डिवाइडेड बाय 4। ठीक है गाइस, तो 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, 2.18 से 2.18 कैंसल, 10⁻8 से 10⁻8 कैंसल। अब ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2/1, विच इज नथिंग बट 2:1। ठीक है गाइस, तो क्षितेज, विशाल, आदिति, ओम करेक्ट आंसर था, सिमरन करेक्ट आंसर था, महक करेक्ट आंसर था। तो दिस इज द फाइनल आंसर, एंड with this we can stop over here. Till then, see you next time. Bye bye and God bless you. ठीक है, I hope you liked our today's lecture and we'll meet in next time. We'll meet in next lecture. Till then, bye bye. हाँ, टेस्ट की लिंक गाइस, रुको 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 रुको, टेस्ट की लिंक देना बाकी है। रुको रुको, मैं तुम